नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका Q&A सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहला हम सवाल लेने वाले हैं प्रतीक जी का। प्रतीक जी एक गाड़ी लेने वाले हैं, उनका ये कंफ्यूजन है। अभी वो रहते हैं दिल्ली में उनके पास सिर्फ रेंट एग्रीमेंट है। वैसे वो कानपुर के हैं और शादी के बाद वो शिफ्ट होने वाले हैं नोएडा में। तो उनका पूछना है कि गाड़ी मैं कहाँ से लूँ। दिल्ली वाला कह रहा है कि थोड़ी सी सस्ती दे दूंगा, नोएडा वाला ये कह रहा है कि अगर आपको लंबा रहना है तो आप नोएडा में ही गाड़ी ले लीजिए। तो लास्ट में उनके पिताजी आते हैं और वो कहते हैं कि तू कहीं से मत ले, तू कानपुर से ले ले, एड्रेस वगैरह की कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो इनका पूछना है कहाँ से लूँ, अगर कानपुर से लेता हूँ तो क्या मुझे दिक्कत होगी दिल्ली में गाड़ी चलाने में, एनओसी वगैरह तो नहीं निकलवानी पड़ेगी क्या? क्या बात है, मतलब तीनों तरफ भाई के पास प्रेशर है और एक शादी का तो आने वाला प्रेशर है ही है। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप नई जिंदगी के अंदर कदम रख रहे हैं। यहाँ पर कहना नोएडा वाले का भी सही है और यहाँ पर कहना अंकल जी का भी सही है, मतलब कि आपके फादर का भी सही है। देखिए, कानपुर के रजिस्ट्रेशन करवाने से एक दो चीजों का फायदा ये होगा कि जब आपने गाड़ी ले ली है और दिल्ली एनसीआर के अंदर चला रहे हो तो यहाँ पर कोई नहीं आपको तंग करेगा कि आपको कानपुर का रजिस्ट्रेशन वगैरह है, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक कैपिटल सिटी है। तो यहाँ पर देश के जगह जगह से लोग अपने व्हीकल्स लेकर के आते हैं, कोई रोक टोक ज्यादा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली चीज आपकी क्लियर हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर आप गाड़ी कभी बेचते भी हैं या अपने परिवार फैमिली को देते हैं कानपुर के अंदर वापस, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वहीं का रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। तीसरी चीज ये है कि भैया अगर आपको नोएडा रहना है तो नोएडा अगर ज्यादा लंबे टाइम तक रहना है तो नोएडा वाले भाई का भी बिल्कुल सही कहना है कि हाँ, नोएडा और रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रेंट एग्रीमेंट और कुछ जुगाड़बाजी करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर उन सारी सरदर्दी से बचना चाहते हैं तो कानपुर का रजिस्ट्रेशन ही ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो कहने का मतलब है पहली प्रेफरेंस कानपुर, दूसरी प्रेफरेंस नोएडा। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर शत्रुष्णा नायक पूछ रहे हैं कि इनको एक गाड़ी लेनी है, इनकी फर्स्ट कार होगी और वो ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं। दो गाड़ी पसंद आ रही है, ब्रेजा VXI ऑटोमेटिक और साथ ही साथ जो है XUV 300 W6 AMT। XUV 300 डीजल में है और जो इनकी रनिंग है वो 700 से 1000 किलोमीटर तक की है। तो डीजल का लेने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। और ड्राइविंग यहाँ पर जो इनकी 70% सिटी में रहेगी और 30% यहाँ पर जो है हाईवे में रहेगी इनकी ड्राइविंग और विलेज एरिया में भी। और साथ ही साथ इनको नेक्सॉन भी पसंद आ रही थी, लेकिन सर्विस के इशू के कारण उसको वो छोड़ रहे हैं। और ये आपका डिसीजन भी सही है। अगर आपको सर्विस अच्छी चाहिए तो यहाँ पर आपको अच्छी सर्विस नहीं मिलने वाली है, तो आप हट ही गए यहाँ से दूर, तो वो अच्छी बात है। तो अब इनका कहना है कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी मैं चूज करूं, ब्रेजा या फिर XUV 300। देखो यार, XUV लेने का कोई मतलब नहीं बनता डीजल वेरिएंट, क्योंकि अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपकी 30-35 किलोमीटर पर डे की रनिंग निकल करके सामने आएगी, वो भी मैक्सिमम। तो आप यहाँ पर ब्रीजा के ऊपर जा सकते हैं। सेफ्टी को लेकर के अगर आपको कोई इश्यू है तो ये 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है गाड़ी, तो सेफ है ये गाड़ी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इससे ज्यादा सेफ रहती नेक्सॉन, लेकिन उसकी सर्विस को लेकर के आपको इशू है तो बिल्कुल आप उसको सेकेंडरी प्रायोरिटी के ऊपर रख सकते हैं। पहला आपको जो है वो ब्रीजा ही देखनी चाहिए। अशोक जी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि इनका 8 लाख का बजट है, इन्होंने पोलो 1 लीटर वाली TSI को सेलेक्ट किया है। ये पूछ रहे हैं कि इस रेंज में कोई अच्छी कार है क्या। और दूसरा इनके मन में है फोर्ड फ्री स्टाइल। इनकी प्रेफरेंस है स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस गाड़ी में, बढ़िया हैंडलिंग होनी चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए। प्लीज गिव अ स्पेसिफिक आंसर अलॉन्ग विथ फैक्ट लाइक NCAP। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पोलो आपने बहुत अच्छा जो है सिलेक्शन किया है इस गाड़ी का 8 लाख के अंदर। और इन दोनों गाड़ियों में से, फ्री स्टाइल और पोलो में से, जो आपकी प्रेफरेंस है, जैसे कि स्टेबिलिटी पोलो की अच्छी है, हैंडलिंग पोलो की अच्छी है और सेफ्टी वाइज भी पोलो काफी टाइम पहले 4 स्टार लेकर आ चुकी है, जब बात ही नहीं करता था जिस टाइम पे सेफ्टी की कोई। बिल्कुल यार, जर्मन गाड़ियां अपनी जानी जाती हैं सेफ्टी को लेकर के। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि फ्री स्टाइल का खराब है, आपकी चॉइस काफी अच्छी है गाड़ियों के मामले में, दोनों ही गाड़ियां बेहतरीन है वैसे। तो यहाँ पर नीलिम पूछ रहे हैं कि इनकी चारों तरफ से गाड़ी थोड़ी थोड़ी ठुक गई है। जब इंश्योरेंस क्लेम करवाने गए थे तब 25,000 का खर्चा बोल रहे थे और सिर्फ क्लेम दे रहे हैं 7,000 रुपए का। मेरी नई गाड़ी है हुंडई की एलिट i20 2019 में खरीदा हुआ है, प्लीज हेल्प कर दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हम। भाई देखो, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको एक स्टोरी जरूर उनके सामने पेश करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी थोड़ी जो है चारों तरफ से ठुकी हुई है, तो आपने स्टोरी ये तो बनाई नहीं होगी कि आपको गुंडों ने घेर लिया था और चारों तरफ से आपकी गाड़ी की पिटाई कर दी, है ना। तो आपको, मेरे को लग रहा है कि किसी एक तरफ की जो है पार्ट का ही पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि ये वाजिब भी है।
और यहाँ पर आप सब लोग भी, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ सभी की, वेट मत करा करो यार। अगर थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है तो इंश्योरेंस आप क्लेम कर लिया करो, ठीक है, कम से कम 2 बार तो कर ही कर सकते हो। तो कई लोगों के मन में ये गलत धारणाएं हैं कि इंश्योरेंस है तो कुछ भी वो क्लेम कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है उनका क्लेम अप्रूव करके आपकी गाड़ी जो है ठीक कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्सीडेंट में क्लेम लेने के कुछ रूल्स होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कोई भी उठा के ले आओ, कैसे भी ले आओ, 2 साल पुरानी ठुकी हुई गाड़ी ले आओ वो भी वो क्लेम में ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा समझो रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और वैसे आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि जिस तरफ की आपकी गाड़ी सबसे ज्यादा ठुकी हुई है या महंगी रिपेयर हो रही है उस तरफ का आप क्लेम ले लीजिए। विनी का काफी अच्छा सवाल है यहाँ पर, सर स्कोडा रैपिड राइडर बाई करके उसमें थोड़ी एसेसरी लगा के एम्बिशन वेरिएंट की तरह डिजाइन बनवाना सही रहेगा या फिर एम्बिशन ही ले लूं, बिकॉज आई बुक्ड स्कोडा रैपिड एम्बिशन बिफोर लॉकडाउन एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट राइडर वेरिएंट। कोई रिलायबिलिटी इशू तो नहीं आएगा, रिसेल वगैरह सोचूं या ये ले लूं? एनी सजेशन ऑल्सो एक्सपेक्टेड, लव यू गाइज। यार ऐसा है दोस्त कि हमें क्या लग रहा है कि स्कोडा ने अपने पूरा जोर लगाया है और उसके बाद आपके लिए ये प्रोडक्ट निकाल करके लेकर के आए हैं बहुत ही कम कीमत में, काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी। ये है राइडर वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, और जो आप इसके बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। 8.5 लाख के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाता है यार। इसके बाद जो वेरिएंट आपको मिलता है लगभग 3 लाख के आसपास का गैप है, तो 3 लाख का तो आप पेट्रोल डलवा डलवा करके थक जाओगे, फिर भी खत्म नहीं होगा इस गाड़ी का। और रही बात रिलायबिलिटी की, तो यार ये भी उतनी रिलायबल रहेगी जितना कि इसका टॉप वाला वेरिएंट आपका रिलायबल रहेगा, तो उसके अंदर कोई इश्यू आने वाला है नहीं। कंपनी ये देखिए कि कितनी तगड़ी वारंटी दे रही है इसके ऊपर, 4 साल 1-1 लाख किलोमीटर के जो है आपको वारंटी मिल रही है, मतलब कि कंपनी को भरोसा भी है। मेरे को लगता है कि यार उनका ये वाला जो मॉडल है ना ये काफी चलने वाला है। क्या कहता है रवि? बिल्कुल बिल्कुल यार, फीचर की अगर बात करें, फीचर दुनिया भर के दे रखे हैं जो कि आपकी वाकई में जरूरत है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, डिफॉगर दे रखा है आपको, 4 पावर विंडो दे रखे हैं, अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। जरूरी नहीं है कि टच स्क्रीन वाला होगा तो अच्छा म्यूजिक सिस्टम होगा, वैसे भी अच्छा रहता है। और उसमें कुछ चीज लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप गाड़ी को चलाओ, उसके मजे लो, और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। मेरे ख्याल से आपको इसी के ऊपर जाना चाहिए। आने वाले टाइम पे उस पर अलॉय व्हील लगा दोगे तो जबरदस्त लगेगी, और अलॉय व्हील भी सोबर लगाना, ऐसी गाड़ियों में फालतू के चमक धमक वाले अच्छे भी नहीं लगते। तो आप रैपिड राइडर में जाइए, बेझिझक पैसे बचाइए, तेल भरवाइए, मौज लूटिए। तो यहाँ पर किशोर जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। हाल फिलहाल में ही उन्होंने XUV300 पेट्रोल BS6 ली है मार्च 2020 में। अब उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि 11 का माइलेज वो सिटी में दे रही है और 13 का हाईवे में दे रही है। हाईवे में भी बड़े प्यार से चलाते हैं 80 की स्पीड में, बाकी सब कुछ तो ठीक लगा उनको। कह रहे हैं कि पावर और टॉर्क जबरदस्त है, लेकिन माइलेज में ऐसे तैसे कर देती है। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि 1000 किलोमीटर वाली सर्विस उन्होंने करवा दी है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, 1000 किलोमीटर वाली सर्विस में कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं आएगा, खाली सफाई होगी मैक्सिमम केसेस में। जी बिल्कुल। और एक और बात हम आपको बताएंगे कि जो ओवरऑल आपको ठीक लग रही है ना गाड़ी, ये गाड़ियां उसी ओवरऑल के लिए ही बनी है, माइलेज के लिए नहीं बनी है। ऐसा उन्होंने लॉन्च जब गाड़ी हुई थी उस टाइम क्लियर कर दिया था। किसी ने वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि आप माइलेज क्यों छुपा रहे हैं इस गाड़ी का, तो उन्होंने बोला कि हम कोई माइलेज मशीन नहीं बना रहे, ये आपके फन टू ड्राइव जो है वो गाड़ी हम आपको दे रहे हैं। तो इस हिसाब से तो माइलेज की उम्मीद इससे करना थोड़ी सी बेमानी रहेगी। अगर आपको माइलेज ही चाहिए था तो कोई और गाड़ी माइलेज देने वाली बहुत सारी गाड़ियां हैं, उसको ले ले। और साथ के साथ मेरे को एक प्रॉब्लम आपके साथ ये भी लग रही है कि आपने हाल फिलहाल में गाड़ी ली है, आपने कुछ ज्यादा किलोमीटर तक छोटे छोटे ट्रिप मारे होंगे, जिससे कि उसका एवरेज फ्यूल कंजप्शन काफी कम हो गया होगा। अभी आप करना क्या, आप उसे रीसेट कर दीजिए और एक अच्छे लंबी दूरी में अपनी गाड़ी को चलाइए, तब आपको एक्चुअल माइलेज का पता चलेगा। आपने ज्यादा किलोमीटर तक कम एवरेज के साथ चलाया और उसके बाद आप लंबी ट्रिप में ले जा रहे हो तो काफी धीरे धीरे इंप्रूव होगा वो, काफी धीरे धीरे। उसको एक बार रीसेट करके देखना और एक बार टैंक टू टैंक भी करके देख लेना अपनी तसल्ली के लिए, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल माइलेज का। लेकिन हमें लगता है कि फिर भी 1 या 2 की माइलेज का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा उम्मीद मत करिएगा। सतेंद्र जी को गाड़ी लेनी है, 2 गाड़ियों में कंफ्यूज है, महिंद्रा बोलेरो D6 और टाटा नेक्सॉन XM। उनकी रनिंग जो है रूरल एरिया में काफी रहेगी, कौन सा वैल्यू फॉर मनी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा प्रोडक्ट? सतेंद्र जी, पहली बात तो आपकी पसंद बिल्कुल अच्छी है। अगर गांव की तरफ या खराब सड़कों के आप पर ज्यादा चलाते हैं तो दोनों ही गाड़ियां बेहतरीन है, लेकिन फिर भी बोलेरो की बजाय आपको नेक्सॉन में ज्यादा कंफर्ट भी मिलेगा, ज्यादा सेफ्टी भी मिलेगी और ज्यादा सेंसिबल डिसीजन भी मेरे को यहां पर नेक्सॉन का ही लग रहा है बोलेरो की बजाय।
तो आप खुद चूज कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपको 7 सीटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है तो डेफिनेटली आपको नेक्सॉन के ऊपर जाना चाहिए। जयदीप पूछ रहे हैं कि इनके पास ऑल्टो केटन है, 2000 पुराना मॉडल है, 2,40,000 में इन्होंने सेकंड हैंड खरीदी थी। इनकी भी चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी ठुक चुकी है। और यहाँ पर कहानी ये है कि ये पेंट करवाना चाहते हैं, पेंट बाहर करवाएं या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर में करवाएं। पिछले बार जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराया था, थोड़े से पेंट के 15,000 रुपये ले लिए और साथ ही साथ जो है पेंट अच्छी क्वालिटी का नहीं करा, यानी कि पेंट में जो कारीगरी होती है ना वो अच्छी तरह नहीं दिखाई। स्पॉट थे, कई चीज़ें उन्होंने नोटिस करी। कहने का मतलब है संतुष्ट नहीं थे मारुति सुजुकी की जो है बॉडी शॉप के काम से। तो इनका पूछना है कि बाहर कराऊं या अंदर कराऊं, पेंट की क्वालिटी कहाँ पर ज़्यादा अच्छी होती है? देखो यार, सारा जो गेम है ना यहाँ पर, ये पेंट के कोड का गेम होता है। अगर सही से कोड मैच हो गया आपके पेंट का तो वो क्वालिटी आपकी बढ़िया आई जाती है। थोड़ा बहुत कारीगर के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि क्योंकि आपकी पहले ही काफ़ी पुरानी गाड़ी है, सेकेंड हैंड गाड़ी जैसे कि आपने ली थी, उस हिसाब से अगर एक ही पार्ट के आपने 15,000 पहले भी दे दिए तो ऐसे में तो आपकी चारों तरफ से ठुकी पड़ी है गाड़ी, तो आपकी कीमत की तो आपको पेंट की करके दे देंगे वो। तो मेरे ख्याल से आपको बाहर ही यहाँ पर करवाना चाहिए और अच्छा सा जो है पेंटर वगैरह जो है देख करके। आप अपनी निगरानी में भी करवा सकते हो। ओए ओए यहाँ पर थोड़ा ठीक मार, यहाँ पर थोड़ा ठीक मार, यहाँ पर बढ़िया से कर, ऐसा भी कर सकते हो आप। प्रथमेश जी का काफ़ी रोचक सवाल है यहाँ पर। ये एक स्टूडेंट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कॉलेज जाने के लिए इनको गाड़ी चाहिए और ये कौन सी गाड़ी सेलेक्ट कर रखी है इन्होंने, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एर्टिगा CNG लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। इनका कॉलेज है 50 किलोमीटर दूर और इन्हें पॉकेट फ्रेंडली कार चाहिए। क्या बात है मेरे भाई, या तो आप एक दिलदार दोस्त हो या एक आप तगड़े दुकानदार बंदे हो। मतलब दिमाग से मैं बात कर रहा हूँ कि आप कॉलेज जा रहे हो तो अपना खर्चा जो है वो साथ साथ निकालने की सोच रहे हो, सवारी साथ में बैठा कर, ऐसा ही है क्या? तो यार मेरे को सेंस आपकी लगी नहीं अगर ऐसा नहीं है तो, क्योंकि 7 सीटर क्यों ले रहे हो यार? आप कॉलेज जाने के लिए ये गाड़ी चूज कर रहे हो। वैसे ये गाड़ी पॉकेट फ्रेंडली ही नहीं, काफी कमाऊ गाड़ी भी रहेगी। एक चक्कर में 700 रुपये कमा लोगे, 100 रुपये पर सवारी के हिसाब से 50 किलोमीटर का, एक दिन में 1400 रुपये की कमाई आपकी ऐसी है, कमाओ। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं नरेंद्र जी का। इनको 2017 मॉडल स्कॉर्पियो मिल रही है, 11 लाख के आसपास है और ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने में तो नई नेक्सॉन भी आ जाएंगी और इनका जो है चॉइस है स्कॉर्पियो रखना और ये विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो S10 की सेफ्टी के बारे में और साथ ही साथ मेंटेनेंस कितनी रहेगी स्कॉर्पियो की। यार आपकी मनोदशा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब बात शौक की आती है और बात स्कॉर्पियो से रिलेटेड शौक की होती है तो फिर कहीं ना कहीं माइंड यही कहता है यार उठा ले स्कॉर्पियो, ठीक है। अब बात कंफ्यूजन की आती है कि भैया सेफ्टी को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत है स्कॉर्पियो की। जी हाँ, उतनी सेफ नहीं है जितनी कि नेक्सॉन आ रही है 5 स्टार रेटिंग के साथ, लेकिन क्योंकि जब स्कॉर्पियो को 0 स्टार मिले थे तब उसमें ना एयरबैग वगैरह थे ना कुछ और सारे फीचर थे, इस वजह से उसको वहां पर 0 स्टार मिले थे। लेकिन उतनी तो सेफ नहीं है जितनी आपकी नेक्सॉन है। लेकिन फिर भी अगर बात शौक की है तो आप मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर महंगी मिल रही है भाई साहब। आपको बात बताऊं, 2017 मॉडल और इतने लाख रुपए, कम करवाइए, वैसे ही मंदी का दौर है, कर देगा बंदा आराम से, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल। उम्मीद है आपको जो जवाब है उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, वेबसाइट में आप लोग सवाल पूछते हैं और भी भाई लोग हैं जिनको कारों की अच्छी नॉलेज है, वो भी आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही आंसर कर पाएंगे, उसमें आप लोग भी दूसरे भाई लोगों के क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं आसानी से। और अगर आप करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी हाँ, ये आप लोगों से गुजारिश भी है कि अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज़ आप अपनी भागीदारी वहाँ पर दिखाइएगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करे हैं ये हमारी manandmotor.com वेबसाइट से करे हैं और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से उठाए हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इसी मैसेज के साथ समाप्त करेंगे कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।